अस्सलाम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो हम टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स और इस हैज़र्ड्स के अंदर इसको ब्रॉड ग्रुप में के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जितने हैज़र्ड्स हैं उनके हमने टाइप्स भी पढ़े, फिर उसके बाद रिस्क भी हमने पढ़ा, देखा हमने कि रिस्क क्या होता है, रिस्क के टाइप्स भी पढ़ लिए। तो स्टार्ट जितना हमारा ये कोर्स था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुझे आइडिया है कि आप लोगों को एक रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, हैज़र्ड, हार्म और अपनी सीवी डेवलप करना, अपनी सीवी क्रिएट करना, जो कि मैंने टास्क भी दिया था आप लोगों को लास्ट वीक, लेकिन अभी तक किसी ने उसको शेयर भी नहीं किया हुआ। और आपको पता है ये ग्रेडेड असाइनमेंट था, तो सीवी एक दो बच्चों की जो है वो आई हुई है, बाकी किसी की नहीं आई। तो होपफुली कि आप अपने सीवी को अपडेट करेंगे। और सीवी का मैंने कहा है वीडियो के अंदर, जिन लोगों ने लेक्चर जो है वो अभी तक सुना नहीं है वो काइंडली उस वीडियो को देखे और उसमें समझे कि उन्होंने सीवी कैसे बनानी है। अपनी जनरल सीवी मुझे नहीं भेजनी, आपकी सीवी ओएसएच को अलाइन कर रही हो इस तरह की सीवी आपने सेंड करनी है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ये आप लोगों को स्टैटिस्टिक का लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी हमने बता दिया था कि इस वक्त आपको जब नज़र आ रहा होता है कि जितने डिफरेंट काम का हो रहे होते हैं, खा वो सिविल काम हो मैकेनिकल हो, वो हेल्थ के साथ रिलेटेड हो, वो किसी भी शोबे के साथ कोई बंदा मुंसलिक है और वो काम कर रहा है, यानी बीइंग एज ए ऑक्यूपेशनल या बीइंग एज उस प्रोफेशनल का, तो ही माइट हैव सम सॉर्ट ऑफ रिस्क। और वो रिस्क जो है वो फिर हार्म और हैज़र्ड में चेंज हो सकते हैं। और उसको फिर हमने बताया भी था कि इंजरीज़ भी हो सकती है और उसमें काफ़ी सीरियस नौइयत की इंजरीज़ भी हो सकती है और इवन डेथ जो है वो भी हो सकती है। जैसे कि 144 people were killed at work in the year 2017 and 18। तो ये डेटा आप लोगों को अगर कोई इंटरेस्ट लेता है इसके अंदर, इस डेटा में, तो ये आपको गूगल से आर्टिकल्स में बिल्कुल मिलेगा कि कितने लोग सिर्फ इस वजह से बेचारे अपनी कीमती जानें ज़ाया कर देते हैं कि उन्होंने प्रॉपर पीपीई, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स या सेफ्टी कवर जो है वो नहीं लिए हुए होते। तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। अब बात ये है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हैज़र्ड एंड हार्म, वही पुरानी बात कि समथिंग दैट कुड पोटेंशियली कॉज़ हार्म। अब कोई चीज़ जो है वो पोटेंशियली हार्म कॉज़ कर रही है, तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली क्वेश्चन यही है कि ओएसएच का कोई प्रोफेशनल हो, तो उसका काम क्या होता है? मैंने पहले भी कहा था कि आपकी जो आई है, वो एक इन्वेस्टिगेटर की तरह होना चाहिए। आपकी जो आई है वो इंस्पेक्टर्स की तरह होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, किसी अननोन चीज़ को या नोन चीज़ को, कोई चीज़ इंटेंशनली हो रही है या अनइंटेंशनली हो रही है, उसको आप इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसको आपने एक जो लॉ एंड फोर्स को कवर करता है, उसको हर हाल में इम्प्लीमेंट करता है, उसकी तरह आपने उसको इम्प्लीमेंट भी कराना है। और एक सियासतदान की तरह किस तरह डिप्लोमेसी करके या किसी तरह भी आपने इसको लेके जाना है। तो आपका जो सिनेरियो है वो बिल्कुल डिफरेंट है कि एक जगह है, वहाँ पे पहले आपने हार्म आइडेंटिफाई कर लिया, अब वो लोगों को वो हार्म नहीं लग रहा था, लेकिन आपने कर लिया कि ये हाँ ये हैज़र्ड है और ये आगे जाके हार्म होगा। उसके बाद आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद आपने कहा कि ये कितना थ्रेटनिंग है, ये किस ग्रेड के अंदर है, 1 में है, 2 में है, 3 में है। आपने जाके खोला उसको, पूरा कवर अप कर लिया और फिर उसके बाद आपने देखा कि ये जो हमारे पास हार्म है ये काफ़ी सीरियस नौइयत की हो सकती है। उसके बाद आप लोगों ने उसको देखा भी और उसको परखा भी। उसको अब किस चीज़ की बारी थी? इम्प्लीमेंट करने की बारी थी। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने फिर अथॉरिटीज़ के साथ बात की, कॉम्पिटेंट बाद में लिया, कभी बात मानी, कभी नहीं मानी। हो सकता है पूरी नहीं माने, आधी मान ली, लेकिन आपने उनको रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक जो है वो उनको एक्सेप्ट करवाया कि नहीं ये काम यहाँ पे इस तरह सही तरीके से होगा तो फ़ायदा है हमारे पास। आपने कॉस्ट बनाया, एस्टिमेटेड कॉस्ट बनाया, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे जो आज का हमारा
टॉपिक है। दो किस्म के हैज़र्ड्स होते हैं, एक जो है वो एक्यूट हैज़र्ड है और एक जो है वो क्रॉनिक हैज़र्ड है। एक्यूट हैज़र्ड्स आर हैज़र्ड्स दैट पोज obviously और इश्यूज एंड वुड इम्पैक्ट इंस्टेंटली, ठीक है, फौरन ही हो जाए, तो ये क्या है, एक्यूट है। जिस तरह जो मेडिकल के स्टूडेंट है, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के स्टूडेंट है, उनको पता है कि एक्यूट में क्या फ़र्क होता है डिजीज़ के अंदर और क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो सडन ऑनसेट जो है वो एक्यूट ही होता है। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर फौरी तौर पे हो जाता है, उसी वक्त इंस्टेंटली हो जाता है, तो इसको हम किस में ले आते हैं, किस क्लासिफिकेशन के अंदर ले आते हैं, ये हमारे पास एक्यूट हैज़र्ड हो जाता है। मिसाल के तौर पे एन एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी अ लिक्विड स्पाइलेज कॉजिंग एन इमीडिएट डेंजर ऑफ सम बॉडी स्लिपिंग ओवर एंड हर्टिंग देमसेल्स। कोई स्पेलिज हुई है, आप वहाँ पे जाएंगे, स्लिप हो गए, एक्यूट है। ओके, अच्छा, दूसरा जो क्रॉनिक है वो क्या है कि प्रोलॉन्ग टाइम होता है। कभी आपने देखा होता है कि वो टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा होता है। मिसाल के तौर पे एन एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी द build up of workplace stress or the gradual decline of a piece of machinery। यानी आप वहाँ पे जो रह रहे हैं, काम की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो स्ट्रेस तो ये नहीं है कि आज आपके को थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन मिला, कल मिला, परसों मिला, कोई बीमार थे फिर मिला, गुस्सा हुए सुपरवाइज़र फिर मिला, सैलरी नहीं मिली फिर मिला, जॉब का मसला हुआ फिर नहीं मिला, ठीक है? तो स्ट्रेस क्या है कि होते एक बड़ा आपके बॉडी को क्या कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है, जो आप क्रॉनिकली लेके जा रहे हैं, जो कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट को आप क्रॉनिक लेके जा रहे हैं। किसी भी वजह से आपको काम नहीं आता, उसका स्ट्रेस आप ले रहे हैं, काम बर्डन बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप संडेज़ को भी आके काम कर रहे हैं, तो स्ट्रेस क्या है, ये ज़्यादा हो गया है। अगर उसको आप काबू में नहीं पाएँगे तो ये स्ट्रेस आपको क्या करेगा, तकलीफ़ में पहुँचाएगा। तो ये क्या है, ये एक दिन का काम नहीं है, बल्कि ये पिछले कई महीने, कई साल लग जाएँगे, तो ये भी एक हैज़र्ड है। ओके, अच्छा, अब हैज़र्ड जो है वो सिर्फ़ ये नहीं होती वर्चुअली हैज़र्ड है या आप सिर्फ सोच रहे होते हैं तो वो हैज़र्ड है, बल्कि सबसे खतरनाक जो हैज़र्ड जो हमारे पास नज़र आते हैं, तो वो तो मशीनरी के साथ अगर हम काम कर रहे होते हैं, तो अगर कोई मशीन का कोई पार्ट जो है वो ख़राब हो रहा है, मिसाल के तौर पे सिंपल हिसाब एग्जांपल ले लें कि टायर्स है, तो टायर्स का एक पर्टिकुलर टाइम होता है और उस टायर का फटना जो है वो फिर क्या हो जाता है, लाजिम हो जाता है। तो लेट्स सपोज अगर मैं एक टायर को चला रहा हूँ, अब दिन ब दिन उसकी लाइफ क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन एक ऐसे स्टेज पे वो आ गया कि अब इसके आगे काबू नहीं है और आप उसी टायर के ऊपर जो है वो मोटरवे पे चले गए और स्पीड भी लगा रहे हैं, तो अब क्या है, अब हार्म होना ही है, आपका एक्सीडेंट होना है, टायर पड़ जाएगा, रिम निकल जाएंगे, एक्सीडेंट हो सकता है, अगर पीछे गाड़ी आ गई तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। तो ये चीज़ जो है ये एक दिन का नहीं है, बल्कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ ये दिन ब दिन जो है वो हार्म का अलार्म जो है वो बजता रहता है और आप उसको देख रहे होते हैं कि ये हार्म अभी नहीं तो कल होने वाला है। हेलो जी, कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहा, ठीक है, ओके। जी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, हनजन, तो ये बताइए ना यार, पहले बताएं। इसको स्टॉप शेयरिंग का मैं करके दोबारा शेयर कर लेता हूँ। जी, आपको अभी नज़र आएगा, ठीक है। OSH वीक 7, जी अभी आ रहा है नज़र? नहीं अभी नहीं अच्छा, आ रहा। अच्छा, अभी भी नहीं आ रहा, दोबारा देख लेते हैं। अभी भी नहीं। एक मिनट, दोबारा देख लेते, टेंशन नहीं लेना बेटा। अभी जी आया? अभी आ रहा है। चलिए, जी आ मुबारक हो, रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है। चलिए, नज़र आ गया, ओके। तो हमारे पास एक्यूट और क्रॉनिक को जब हमने डिवाइड किया तो हमें पता चला कि वो हैज़र्ड जो फ़ौरन हो जाते हैं, ये क्या है, ये एक्यूट हैज़र्ड है। मिसाल के तौर पे कोई बाइक पे जा रहा है, वन व्हीलिंग कर रहा है, एक्यूट हैज़र्ड है। ओके, दीज हैज़र्ड्स आर नॉट इमीडिएटली अपरेंट एंड कैन हैव मोर ऑफ अ हिडन इशू समटाइम ओनली अराइजिंग आफ्टर लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है। ये आप लोगों को तकरीबन, ये मैं अभी तक प्रीवियस में ही चला आ रहा था कि प्रीवियस आपको कुछ ना कुछ आइडिया था या हो चुका होगा या आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो हैज़र्ड, एक्यूट हैज़र्ड, हाँ, ये अभी तक पुराना चल रहा था। अब देखिए, ब्रॉड ग्रुप्स के अंदर इस
कि हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम इसको कई डिफरेंट जेनेरिकली क्लासिफाई करते हैं। यानी कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं फिजिकल, दूसरे को कहते हैं बायोलॉजिकल हैजर्ड, थर्ड वन इज केमिकल हैजर्ड, फोर्थ इज ergonomic hazard, fifth is radiation hazard, and sixth is psychological hazard. कुछ लोग यूं भी कहते हैं कि मैकेनिकल हैजर्ड, फिजिकल हैजर्ड, केमिकल हैजर्ड, बायोलॉजिकल हैजर्ड, एनवायरमेंटल हैजर्ड एंड साइकोलॉजिकल हैजर्ड, जिस तरह आपको पसंद हो, लेकिन जनरली आप इनको देख ले तो ये सारे हैजर्ड आपको मालूम होने चाहिए और किस तरह होते हैं। और अब जो हमारा इंटरेस्टेड टॉपिक आ रहा है, अब इसमें हम देखेंगे कि वो हैजर्ड कौन कौन से हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे फिजिकल हैजर्ड आर फैक्टर्स और कंडीशंस विद द एनवायरनमेंट देन कैन हार्म योर हेल्थ। इट रेफर्स टू द स्टीरियोटिपिकली वर्क प्लेस हैजर्ड। ये होता क्या है कि बेसिकली फिजिकल है ना, तो फिजिकल अगर आपकी का इशू आ रहा है आपके साथ, और वो जो हमने पढ़ा हुआ था पीपीई के अंदर कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है कि जिनसे हमें बचना चाहिए, तो अगर वो फिजिकली हमें आ रहा है इट्स मीन कि ये फिजिकल हैजर्ड है। वो एनवायरनमेंट से भी हो सकता है, वो किसी मशीन से भी हो सकता है। और वो क्यों होगा? क्योंकि हम रिवायती जो अंदाज के अंदर वर्क प्लेस के अंदर जो हैजर्ड्स होते हैं उसको ही फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो एक स्टीरियोटिपिकल किस्म का एक सिनेरियो बन जाता है और उसी से हमें क्या हो जाता है, एक न एक दिन वो फिजिकल हैजर्ड हो जाता है। मिसाल के तौर पे क्या मसला है? लाइटनिंग इश्यूज। ओके, आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको पता है कि यार यहाँ पे लाइट का मसला है, तो एक न एक दिन ये फिजिकल हैजर्ड होनी है। आप सीढ़ियों में गिर जाएंगे या आप रास्ते में गिर जाएंगे, बड़ा कोई मसला हो जाएगा, कोई मशीन जो है वो आप उसके साथ टकरा जाएंगे या इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्टिंग वॉकवेज, ठीक है, आप एक जगह से जा रहे हैं और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन रखी हुई है, तो हो सकता है कि आपके ऊपर वो क्या हो जाए, गिर जाए, आपको कोई इंजरी आ जाए। अनसेफ मशीनरी, मशीनरी जो है वो सेफ नहीं है। अब कोई आरा चल रहा है और उसको कवर्स नहीं है, अल्लाह माफ़ करे कि बड़ा हादसा हो सकता है। स्पेलिज ऑन फ्लोर, बिल्कुल अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि स्पेलिज हो रही है और आप वहाँ पे जाके जो है गुजरेंगे, तो इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। ये सारे मसाइल क्या है? ये फिजिकल हैजर्ड्स है। ओके, अब इन फिजिकल हैजर्ड को किसी में हम एक्यूट में ले सकते हैं, किसी को हम क्रॉनिक में ले सकते हैं। एक्यूट का भी मैंने बता दिया, क्रॉनिक का भी बता दिया। उसके बाद हैजर्ड किस नौइयत का है, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने बता दिया था कि अब आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि ये मिडल है, ये हाई लेवल का है या ये लो लेवल का है, वो भी आपको पता चल गया। अच्छा, अब कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, नंबर वन जो है वो स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स। ठीक है, स्लिप हो गया, बंदा ट्रिप हो गया और फिर क्या हुआ, फॉल हो गया, ये क्या है? ये फिजिकल हैजर्ड हो गया उसके साथ। हो गया। सेकंड वन इज एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंसेस। कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस है, कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आपको इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, जिस तरह भी हो रहा है, लेकिन कोई एक्सपोजर है, आप उस चीज़ को लेके जा रहे हैं, तो ये क्या है? अब ये क्रॉनिक हैजर्ड हो सकता है। ठीक है, इवन एक्यूट में भी ये फर्स्ट डिग्री पे आ सकता है फौरन अगर एक्यूट में है। उसके साथ जो है वो कन्फाइंड स्पेस है, कोई तंग जगह है और आप उसके अंदर जा रहे हैं, ये क्या हो सकता है? प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी खुद एक हैजर्ड है, बहुत मसाइल हो सकते हैं, करंट भी लग सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है, तो दोनों आप देख रहे होते हैं, कॉमन है बड़ा। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जो है इसके अंदर भी हो सकता है। क्या है? ये फिजिकल हैजर्ड है कि आप बाहर जा रहे हैं, कोई काम बाहर कर रहे हैं, रात के वक्त कर रहे हैं और टेम्परेचर की वजह से जो है वो आपका पूरा बदन जो है वो क्या हो जाए, नेक्स्ट डे बीमार हो जाए, आपको कोई इस तरह का इशू हो, तो ये क्या है हमारे पास? ये एक्सट्रीम टेम्परेचर, ये खुद भी एक फिजिकल हैजर्ड है। टॉक्सिक मटेरियल, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जिनको आप देख रहे होते हैं तो वो आपको कुछ क्रॉनिक में लेके जाते हैं, यानी कुछ टॉक्सिसिटी कर सकते हैं, जैसे कार्सिनोजेंस हो गए, तो लॉन्ग टर्म के लिए इवन आपको पता भी नहीं होगा और एक दिन आ जाएगा आप डायग्नोज होंगे कि आपको कोई कैंसर हो चुका है। ओके, और या टॉक्सिक ऐसे होते हैं कि वो फौरी तौर पे, जो मिसाल के तौर पे अगर आप प्योर तेज़ाब खोलेंगे तो उसके वेपर्स क्या करेंगे आपको? ज़ाहिर-सी बात है वो जैसे ही पहुँच जाते हैं आपकी आँख, नाक वगैरह, ये सारे के सारे बड़े अजीब तरीके से इरिटेट होते हैं। तो ये क्या था? ये टॉक्सिक मटेरियल की वजह से एक्यूट एक्सपोज़र आपको हो गया, एक्यूट हैज़र्ड हो गए। ठीक है? तो
फिजिकल हैजर्ड के अंदर ये 6-7 जो है ये हमारे पास आ रहे होते हैं। अब वैराइटीज ऑफ फैक्टर्स जो है इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल साइको सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, factors such as job demand, control, support and satisfaction, imbalance between efforts and rewards and monotony of task। ठीक है, आप काम कर भी रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत कुछ का इधर उधर से लेके, और उस जॉब को कंट्रोल, डिमांड, उस सब को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपको जो रिवार्ड है वो नहीं मिल रहे, टास्क आप देते हैं, कंप्लीट करते हैं, लेकिन उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, तो तब भी आपको प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। फाइनेंशियल कंसर्न और रिलेशनशिप इशू में आल्सो कंट्रीब्यूट। अब आप काम कर रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर वो सलाहियत है कि आप काम करें, ठीक है, वीक डे पे या ओवर टाइम लगा लें, लेकिन आप ओवर टाइम भी लगा रहे हैं, आप वो भी कर रहे हैं, इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, साथ में आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, कोई ओवर टाइम नहीं मिल रहा, तो क्या है, रिलेशन जो फाइनेंशियल के साथ है ये आपको भी एक सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके चला जाता है। सब लोग आप देख रहे होते हैं कि उनका मेन जो मकसद होता है वो उस विजन और मिशन के अंडर जो है वो सेकंड आपका क्या आ जाता है कि फाइनेंशियल इश्यूज आपके आते हैं, फाइनेंशियल आपका ठीक रहेगा तो भी आपको सेटिस्फेक्शन होती है। तो ये साइको सोशल एस्पेक्ट्स जो है ये सब में होता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा काम करेंगे आपको अच्छी पेमेंट मिल रही है, आपको अच्छा ओवर टाइम मिल रहा है, ये भी हो सकता है कि आप थके हुए हैं, आपकी बॉडी डिमांड नहीं कर सकती आपको, आप ओवर टाइम नहीं लगा सकते, और फिर भी आप जो है वो काम कर रहे हैं, आपको ओवर टाइम भी मिल रहा है, लेकिन आप 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद अपना आपका जो पर्टिकुलर टाइम है उससे ज़्यादा दे रहे हैं, उसके बाद आपका जो जिस्म है वो जवाब दे देता है, तो अब रिस्क जो है वो क्या हुआ, और बढ़ गया कि बाकी चीज़ें तो ठीक है, साइकोलॉजिकल इश्यूज तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके हेल्थ की इश्यूज है, उसके बाद आप थक जाते हो, आपके अंदर वो सलाहियत जो है वो बाकी नहीं रहती, तो हो सकता है किसी मशीन के अंदर आके कट जाए, या कोई गिर जाए आप, या इस तरह कोई और इशू हो जाए। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स में आपने देखने हैं, सिर्फ एक नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से है वो आप टॉर्चर हो रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ आप अपने आप को खुद क्या कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, खुद आप अपने लिए टॉक्सिन बने हुए हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो बायोकेमिकल यानी सॉफ्ट टिश्यू डैमेज जो है वो हो सकता है, विच में अकर थ्रू डायरेक्ट एक्सपोजर हो सकता है, जो कि ब्लंट ट्रॉमा है या सडन ओवरलोड आ जाता है, तो आपका जो सॉफ्ट टिश्यू है वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, या टेयर हो जाता है या स्प्रेन हो जाता है, यानी आपके मसल, कोई भारी चीज़ आप उठाते हैं तो कमर में क्या हो जाता है, मोच आ जाती है, ठीक है, आप कोई भागते हैं, कोई इस तरह की चीज़ आप देख रहे होते तो या स्प्रेन होता है या स्ट्रेन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि मसल टेयर हो गए, किसमें लेगामेंट्स चले जाते हैं और किसी में मसल जो है वो अपनी जगह से वहाँ आगे पीछे हो जाता है। सो इनडायरेक्ट एक्सपोजर, रिपीटेड लाइट लोडिंग लीडिंग टू सिम्टम्स दैट मे एक्यूमुलेट टू कॉज फर्दर डिजेनरेशन एंड इंजरी। और ये मसल्स जो है ये एक दिन के अंदर ऐसे नहीं होते, कुछ तो एक्यूट होते हैं, लेकिन कुछ है जैसे मिसाल के तौर पे आप जाके एक कुर्सी पे बैठे हैं और आपकी टांगे जो है वो कुर्सी के पीछे आ रही है, तो अब आप दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 साल, 10 साल, अब जब 10 साल आप यही हरकत करते जाएंगे तो इट्स मीन कि ये डेली एक्सरसाइज है आपका, तो आपके वो जो मसल्स है उनका पोस्चर और उनकी जो अलाइनमेंट वहाँ पे थी वो क्या होना शुरू हो जाएगी, वो डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगी। जब डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगी तो आपकी टिश्यूज जो है वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिजेनरेट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिविजुअल वर्कर कैरेक्टरिस्टिक फैक्ट इंक्लूडिंग हेल्थ प्रॉब्लम और आउट ऑफ ऑल डिमांड्स वगैरह, यानी पहले वाले में ये डिमांड कर दिया, डिस्कस कर दिया। तो आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, या तो बॉडी जो है वो आपकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है, या सोशली इफेक्ट होती है, या आपकी जो बायोमैकेनिकल है, जो आपका अंदर का एक मेडिकल साइंस है पूरा, यानी आपके टिश्यूज है, आपके लंग्स है, आपका ब्रीथिंग सिस्टम है, पूरा सिस्टम आपका इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हैजर्ड्स के अंदर आ सकती है, ये इसके फैक्टर्स है। अच्छा, अब ये लिंक किस चीज़ के साथ होते हैं, देखिए, वर्क एरिया डिज़ाइन एंड लेआउट, अगर इंजीनियरिंग नहीं है
सही तरह आपकी एक जगह है वो डिज़ाइन नहीं है, उसका लेआउट ठीक नहीं है, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल हो सकते हैं। सिस्टम ऑफ वर्क एंड वर्क ऑर्गेनाइजेशन, जो सिस्टम आपका काम चल रहा है उसका और उस ऑर्गेनाइजेशन का मसला चल रहा है, सिस्टम खराब है। सिंपल, आप लोगों को ये बात समझ आ चुकी होगी, सिस्टम खराब है, ठीक है। मसला बहुत बड़ा है। लोड्स, टूल्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी है। वर्क प्लेस एनवायरनमेंट जो है वो ठीक नहीं है, या इस तरह और भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। तो इसमें से अगर कोई एक मसला भी है तो जाहिर बात है कि आपका इफेक्ट आएगी, हार्म आएगा। हाँ, किस नौयत के है, अगर वो सिवियर है तो फिर आपका जो है वो हार्म बड़ा एक्सपोज हो जाएगा, और काम के करने में आपको जो है या फिजिकल इंजरी हो सकती है, या केमिकल हो सकती है, या अर्गोनॉमिक्स कुछ भी हो सकती है। सो कॉमन इंजरीज जो हमारे पास आती है वो होती है स्ट्रेन्स ऑफ मसल्स, लेगामेंट्स एंड, यानी स्प्रेन जो है जब आपका लेगामेंट जो टिश्यूज स्ट्रेच हो जाते हैं और उसे टॉर्न हो जाता है, ठीक है, लेगामेंट से, तो उसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रेन है, कि जो हो जाती है आपके मसल्स या टेंडन के साथ हो जाती है, तो ये हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेन होता है। ओके, क्यों होंगे, कोई बाहरी चीज आप लेके जा रहे हैं, कोई ऐसे पोस्टर आप बना रहे हैं, कोई ऐसा पुलिंग का सीरीज की वजह, इनकी स्प्रेन और स्ट्रेन की वजह से पूरा सीरीज जो है वो खत्म हो जाता है, और फिर जब वापस ही होती है तो उन वो उस रफ्तार के साथ जो बॉलिंग होती है या बैटिंग होती है वो नहीं कर पा रहे होते। ज्यादातर बॉलर्स के साथ यही होता है, तो फिर वो नहीं कर रहे होते हैं। उमर गुल को देख ले या शुएब अख्तर को देख ले, तो वो उनमें वो नहीं रहता, फिर क्या कहते हैं वो स्पार्क नहीं है। तो ये थोड़ी सी एहतियात करेंगे या प्रॉपर इसको चलाएंगे अपने मसल्स, तो ये ज़्यादा टाइम आपके लिए गुजार सकते हैं। अगर आप इनको एक ख़राब गाड़ी की तरह चला रहे हैं तो फिर आपको मसाइल बहुत ज़्यादा होंगे, और ये मसाइल जो है ये क्रॉनिक भी हो सकते हैं। ओके, अगर आपको बैक इंजरी हुई है, हो सकता है थोड़ी सी रेस्ट जो है वो आपको बैक इंजरी से बचा ले, लेकिन अगर आप दोबारा वही काम कर रहे हैं, वही हैवी काम कर रहे हैं, विदाउट सपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके डिस्क जो है वो हो जाए, क्या कहते हैं, मिसप्लेस्ड हो जाए और डिस्क इंजरी हो जाए। फिर आप ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन के बाद आपकी टांग सियाटिका है आपको, या सियाटिका जिसको कहते हैं वो हो सकता है, तो बड़े नर्व्स जो है उसके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो कॉमन जो है यही है
उसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल, प्रॉपर पीपीई, प्रॉपर एसओपी और ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे, लेकिन आपने अपना खुद भी ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो तभी आप इससे बचे जाएंगे। जैसे हमारे पास ये स्प्रेन और स्ट्रेन, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। बॉडी स्ट्रेसिंग वार्निंग साइंस, मस्कुलर पेन, ये भी एक हिस्सा है। सोर जॉइंट्स, टिंगलिंग, बर्निंग, इन्फ्लेमेशन एंड क्रैम्प, ये अगर आ रहे हैं आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, ये वार्निंग साइंस है। आपको मसल्स पेन हो रहे हैं, जॉइंट्स के अंदर जो है वो सोरिंग आ रही है, आपके हाथ जो है वो क्या कहते हैं एंट की तरह ऐसे और सुन हो रहे हैं, बर्निंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन कहीं से आ रही है, स्ट्रेंथ जो है वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, मोबिलिटी आपकी कम हो रही है, फीलिंग ओवरवेल्म्ड एट वर्क, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, नॉट बीइंग एबल टू कंप्लीट टास्क, रेगुलर फीलिंग्स ऑफ फटीग है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, स्ट्रेस एंड पैन इफेक्टिंग ऑफ मूड है, वर्क, फैमिली एंड सोशल लाइफ, आपका सब कुछ क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। कोई भी इसके अंदर इशू आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये सारे मसाइल जो है वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है आपके ऑक्यूपेशन के साथ। ओके, तो इसको लेके आपने जाना है। इसने बीइंग एज ओएसएच आपने दूसरों के लिए भी आइडेंटिफाई करना है, एंड यू हैव टू इटसेल्फ आइडेंटिफाई फॉर योरसेल्फ। ठीक है, आपने खुद अपने लिए भी इसको देखना है कि कहीं आप तो खुद उसका शिकार तो नहीं हो रहे, आप तो कोई आसमान से आए हुए फरिश्ते तो नहीं है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप खुद भी तो एक इंसान है ना, खुद भी एक ऑक्यूपेशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप बाकियों को ठीक करते 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 अपने आप को भी भूल गए है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जितने आपने दूसरों के लिए एक दर्द रखना है और आपने देखना है, और हर एम्प्लॉय को देख के जाके देख के उसको मेंटेन रखना है कि नहीं काम इस तरह होना चाहिए, और ये बारी चीज़ ऐसे उठानी चाहिए, मशीन को जब आप हाथ लगाए तो इस तरह होने चाहिए, ग्लव्स ये पहनने चाहिए, जूते ये पहनने चाहिए, हार्नेस इस तरह का होना चाहिए, हेलमेट इस तरह का होना चाहिए। तो क्या आप खुद भी उसको ओबे कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आपके साथ खुद ये मसाइल तो नहीं हो रहे? तो ये भी याद रखें कि पहले आप अपने आप को देखेंगे, अगर आप ठीक है तो बाकी एम्प्लॉयज़ जो है वो, आप अगर ठीक है तो इंशाल्लाह उनका भी अल्लाह भला करेगा, वो तो आपने इम्प्लीमेंट करवाना ही करवाना है। ठीक है, सो सीकिंग हेल्प फॉर बॉडी स्ट्रेसिंग, talk your manager, human resource person, a healthy and safety representative, a colleague of your general practitioner. Actively seek information, guidance, or training on working safely. Use any equipment or tools provided to reduce exposure to body stressing hazard. Take regular breaks. Stand up, sit less, and move more. ठीक है, आपको अगर ये चीज़ें आ रही है, ये मसाइल आ रहे हैं, तो आप अपने सेफ्टी ऑफिसर के साथ, या जो आपका हेल्थ केयर ऑफिसर है, या अगर वहाँ पे जनरल प्रैक्टिशनर है, उनके साथ डिस्कस कर ले कि ये मसाइल हो रहा है, मुझे कुछ स्ट्रेसिंग टेक्निक्स बता दे, किस तरह मैं स्ट्रेस करता जाऊँ, काम के दौरान 2 घंटे बैठ के कुर्सी पे फिर मुझे दर्द आना शुरू हो जाता है, क्या किया जाए? ठीक है, तो वो आपको बताएगा, फिर वो आपको सही तरीके से समझाएगा कि आपने स्टैंड अप रहना है, कम बैठना है, ज़्यादा काम करना है, किस पोस्चर के अंदर काम करना है, किस तरह करना है। ये सारे मसाइल जो है ये आपने उसके लिए सॉर्ट आउट करने हैं, और याद रखें कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकते हैं। एक बंदा जो है वो बैठने में तकलीफ महसूस कर रहा है, लेकिन एक बंदा जो है वो वॉक करने में तकलीफ महसूस कर रहा है। दोनों का सिनेरियो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो ये आपने उसका एक पूरा प्रीवियस हिस्ट्री देखनी होती है, और फिर उसकी एक चेकलिस्ट बना के उसको बताना होता है कि आप काम के दौरान 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ये स्ट्रेचिंग किया करें, इस तरह किया करें, तो वो आगे जो है वो जाके ठीक रहेगा। अच्छा, वो किस तरह होना चाहिए आगे मैं बता रहा हूँ। Any incident is notifiable if it results from the conduct of the business or undertaking in a cause of the death of a person, serious injury or serious illness of a person, or is a dangerous incident. Okay, तो ये एक्सीडेंट से लेके इंसिडेंट ये सब इसके नौयत है, और ये हो सकते हैं। ठीक है, इसको हमने करना कैसे है, अब ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप लोगों का जो टास्क है वो ये है कि रीड आर्टिकल एंड सर्च व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। ये आपने, ये जो टास्क है इसको आपने लेके जाना है, इसको कॉपी करना है और इसको पेस्ट करें, और इस हफ्ते के लिए फिर आप लोगों ने ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर कितने मसाइल हैं, या
पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है वो आप ये आर्टिकल आपने पढ़ना है। फिर जो टास्क है आप लोगों ने जो मेंशन करना है, या इसको अगर आप भेज नहीं सकते इट्स ओके, लेकिन ये है कि आप अपनी फिजिकल क्लास के लिए जब इंशाल्लाह आएंगे तो आपके पास कम से कम ये सारे टास्क जो है वो लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है, ये याद रखें। आप रजिस्टर ले ले उसमें लिख दे, या आप कोई कॉपी में लिख सकते हैं, जिस तरह भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने वो सारी चीज़ें जो है या कंप्यूटर से लिखने कोई इशू नहीं है मुझे, लेकिन ये है कि आपने ये टास्क फिर कंप्लीट भी करने हैं। तो आप जिस भी ऑक्यूपेशन के अंदर है, खा वो पेट्रोलियम का है, वो मेडिकल लेबोरेटरी का है, वो कोई और है या कोई और है, वो आइडेंटिफाई करे कि वहाँ पे फिजिकल हिजट कितने हैं, केमिकल कितने हैं, बायोलॉजिकल कितने हैं, साइको सोशल कितने हैं, साइकोलॉजिकल कितने हैं, वो खुद आइडेंटिफाई करके सिंपल सा एक ग्रेडिंग कर ले अपनी ही कि कितने इश्यूज हो सकते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टेड बात है, और इस तरह क्या होना चाहिए कि डू दीज क्विक स्ट्रेचेस रेगुलरली टू रिड्यूस फटीग एंड अवॉइड इंजरी, ठीक है, और लॉन्ग टर्म इंजरी। कि बैक एक्सटेंशन आपने करनी है, ये ऑफिस में भी आपके कितना टाइम लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट तक लग सकते हैं। तो अगर आप बैठे हुए हैं और आपको ये मसाइल हो रहे हैं तो आप करें अपना टाइम निकाल के थोड़ा सा, ये उधर ही चेयर के ऊपर बैठ के ही आप कर सकते हैं। रिपीट 3 टाइम्स 5 सेकेंड्स ईच। आपने एक्सटेंशन करनी है कमर की, ठीक है। डू वंस फॉर 15 सेकेंड, नेक फॉरवर्ड करनी है, ओके। आप अभी भी करते जाएं तो आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। एक्सटेंशन पीछे कर चले जाए, काफ़ी सुकून मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेचेस बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। वो जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके हेल्थ के अंदर और जो नहीं करते उनके हेल्थ के अंदर काफ़ी फ़र्क होता है। तो जो करते हैं, प्रॉपर पुशअप्स करते हैं, प्रॉपर स्ट्रेचिंग्स करते हैं, वो हेल्थी भी होते हैं, और उनको तो कोई थकावट कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही होती। तो 3 टाइम्स आपने 5 सेकंड के लिए ये करना है। फिर आपने नेक फॉरवर्ड लेके आनी है। फिर आपने नेक लेफ्ट एंड राइट करनी है, ये 3 टाइम्स आपने रिपीट करना है फॉर जस्ट 5 सेकंड। उसके बाद आपने शोल्डर्स को जो है वो लेके कहाँ पे जाना होता है, राइट, सीधा। और फिर आपने डू वंस ईच सेकंड, इसको आप जब लेके आएंगे थोड़ा सा उसमें जो मैं ये आपके साथ शेयर कर लूँगा, तो ये आपको शोल्डर अक्रॉस जो है वो नज़र आ जाएंगे, शोल्डर ओवर नज़र आ जाएंगे, और ये एल्बो फुल ओवर इसको कहते हैं, तो ये नज़र आ जाएगा। तो ये कितने सेकंड, जस्ट 15 सेकंड्स के लिए आपने थोड़ा सा करना है, ठीक है। ये मैं खुद भी कर रहा हूँ, आप भी करें। अगर वीडियो सुन रहे हैं, अगर वॉइस सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, ज़रा मुझे रिप्लाई तो दे दें। हाँ, सारे गायब हैं मेरे ख्याल में। नामदार नामदार का बड़ा पसंदीदा टॉपिक है ये। नामदार, जरा वीडियो अगर ऑन कर सकते हो ऑन कर लो। सर मैं लैब में हूँ तो। अच्छा, लैब में हो, ठीक है। तो लैब में अब तुम ये हरकतें करोगे तो फिर जिम में करवा के तुमने अपनी वीडियो सेंड करनी है, ठीक है। ये जितने स्ट्रेचेस है, ये जितने अरे आ रहे यूट्यूब हैं, पे ओके। वीडियोस लेकिन ये जो कुछ हमने कहा है, तो इसकी आपने शाम में एक वीडियो हमें भेजनी है कि ये स्ट्रेचेस किस तरह करने हैं। तो नामदार जो है वो खुद जिम भी जाता है रेगुलरली, और ये स्ट्रेचेस विचेस वगैरह बॉडी बिल्डिंग वगैरह करता है। और कोई सुन रहा है इसको? जी, और मिनल गायबीन है। अस्सलाम वालेकुम सर। अबू हुरैरा भी सुन रहा है, खिजर हयात भी सुन रहा है, वेरी गुड, ठीक है। तो खिजर अस्सलाम हयात, अबू वालेकुम हसन हुरैरा, हसन रजा, माशाल्लाह, सारे गुड, वेरी गुड, एक्टिव है, सारे एक्टिव है। तो ये आपने ये एक्सरसाइज अभी कर लें, जल्दी जल्दी से कर लें, ठीक है। और फील करें कि आपके अंदर कोई चेंज जो है वो आ रही है या नहीं आ रही। पूरा दिन बैठ बैठ के जो है वो आप थक जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस के अंदर, लैब के अंदर, या इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के जो है वो अपने बॉडी को ख़राब कर ले। तो हमें आप लोगों के जिस्म का भी ख्याल है कि उसको आपने प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है, क्योंकि इसके मसाइल जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है, और फिर आगे जाके आपकी बॉडी जो है वो क्या हो सकती है, वीक हो सकती है, ठीक है। अच्छा, सो ठीक है नामदार, इसको साइलेंट कर दे आप, बल्कि मैं कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। सो ये स्ट्रेच है, ये इम्पोर्टेंट है, ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है। और आप योगा वगैरह ये भी कर लिया करें। थोड़ा अगर बहुत ज़्यादा काम आ रहा है तो आप तकरीबन देख लें 10 अगर घंटे अगर आप काम कर रहे हैं एक जगह पे, तो कोशिश 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अपने माइंड को, आंखें
बंद करके बिल्कुल काम रहे, आप पूरी एनर्जी जो है वो क्या हो जाए, फैक्ट्री डाटा रीसेट हो जाए, उससे भी माइंड क्या हो जाता है, एक सेटिस्फाई उसमें मूड में आ जाता है। ओके, अच्छा, फिर उसके साथ शोल्डर बैक, इसके भी मसाइल होते हैं और ये भी आपने करने हैं। ब्रिज स्ट्रेच जो है, ऊपर वाला जो हाथ दोनों ऊपर कर देते हैं, ये भी आपने करने हैं, क्योंकि नामदार में को मैंने कहा हुआ है, नामदार नहीं तो अबू हुरैरा है, दोनों जो है वो ये जिम वगैरह जाते रहते हैं, बॉडी बनाते हैं ये लोग। तो ये स्ट्रेचेस आप लोगों ने आज हमें वीडियो में शेयर करनी है ग्रुप के अंदर। ओके, अगर आप नहीं गए आज तो कल कर ले, लेकिन ये आप लोगों का टास्क हो गया। अगर आप लोगों ने ये दोनों नहीं भेजे तो आप लोगों को एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, सिंपल है। ओके, उसके बाद जो है वो फोर आर्म एंड रिस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको अगर आप फील करेंगे तो इवन यहाँ जो एल्बोज है, रेस्ट है, इनकी मूवमेंट कंप्लीटली खत्म हो जाती है, ठीक है। और फिर हैमस्ट्रिंग बड़ा मसला है, ठीक है, आपके जो थाइज मसल है और काफ स्टिचेस है, ये भी जॉब के दौरान या भारी काम के दौरान या इस तरह ऑक्यूपेशन के दरमियान जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, ये खत्म होना शुरू हो जाती है बिल्कुल। अब एक पाँव पे अगर खड़ा होकर देख ले आप, एक पाँव पे, और आप हिलना शुरू हो जाए तो समझ ले कि आपके ये जो हैमस्ट्रिंग्स है और ये काफ स्टिचेस, ये काफ है, ये कमज़ोर होना शुरू हो चुके हैं। एक पाँव पे खड़े हो जाए और एक पाँव जो है वो आपका बिल्कुल स्ट्रेट होगा, थोड़ा सा ऊपर, और फिर आप देख ले कि आपका बैलेंस आगे पीछे जो है वो जा रहा है या नहीं जा रहा। तो अगर लेट सपोज इस तरह की सिचुएशन है तो अभी से आप अपनी आदत बना ले कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच किया करें, ठीक है, ताकि आपके ये मसल्स जो ग्लूटल है ये वाले ठीक रहे। और फिर उसके बाद आप ये डोर के साथ या किसी भी दीवार के साथ जो है डू वंस फॉर 15 सेकेंड्स ईच लेग। और फिर ये जो आपके क्वाड है फ्लेक्सर स्ट्रेचेस जो होते हैं ये आगे वाले, तो इसको पीछे की तरफ करते जाए, तो होपफुली ये सारे सर जी आवाज नहीं आ रही। सर आपका माइक मेरे ख्याल से ऑफ हो गया है। अच्छा, माइक मेरा वाकई ऑफ था, ये अभी हुआ या नहीं? अभी ठीक है सर, अभी सही है। ठीक है, ठीक है, अच्छा से ये इस पे मैं आ गया तब, ये कहाँ पे, कार सीट पोजीशन पे। ओके, सो कार सीट पोजीशन के जो प्रॉपर तरीक़ाकार है उसको आप देख लें। और इसमें ये है कि आपका हेड, आपका अपर बैक, और देयर इज अ टू फिंगर गैप फ्रॉम द सीट टू द बैक ऑफ द नीज, ये पोस्चर आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, सही है, ठीक है। इसको आप देख रहे हैं तो यहाँ पे इसका बैक ऑफ द नीज आर टू क्लोज टू द सीट बॉटम,
यहाँ पे ये क्लोज होंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपके थाइस काफ मसल्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। ये अगर आगे है तो बैक इज नॉट प्रेस्ड अगेंस्ट द सीट बैक, आपके कमर के अंदर मसाइल हो सकते हैं। और सर तो आगे बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, सर जो है वो आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और हेड रेस्ट के साथ जो है वो अटैच होना चाहिए। इसके साथ जो है वो क्या बच्चों को हम आगे बिठा सकते हैं या नहीं बिठा सकते, तो फ्रंट सीट पे बच्चों को बिठाना जो है ये बिल्कुल भी मना है, ये याद रखे। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो बड़े शरीफ बच्चे हो, तो बच्चे पीछे बैठती ही नहीं है, ये पता नहीं कौन से वाले बच्चे हैं, तस्वीरों वाली ही होंगे। और ये इतने आसानी के साथ पीछे नहीं बैठ जा सकते और ना इनको बेल्ट लगा सकते। हमारे वाले बच्चे तो आगे आते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो बहरहाल बहरहाल आप बहरहाल आप लोग इसके लिए सिनेरियोज देखें कि बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाए कि वो पीछे रहे। और इसमें क्या है कि गुड सीट बेल्ट फिट विद बूस्टर सीट। बूस्टर सीट ये होता है कि सीट के ऊपर आप पीछे जो सीट होते हैं उसके ऊपर आप एक और जो बच्चों के लिए सीट आते हैं उसी को लगा लेते हैं और फिर उसी बच्चों को जो है वो वहां पे बिठा देते हैं। तो शोल्डर बेल्ट शुड बी अक्रॉस द सेंटर ऑफ द शोल्डर एंड चेस्ट। लैप बेल्ट शुड बी अक्रॉस द अपर साइज जो है यहाँ पे होना चाहिए। ये कुछ लोग यहाँ पे लेके आते हैं, ये जो है वो ठीक नहीं होता। आप दोनों को देख रहे हैं कि बैड सीट बेल्ट फिट और गुड सीट बेल्ट फिट, तो दोनों में फ़र्क होता है। तो बच्चों को भी ये चाहिए कि जब वो गाड़ी में बैठे तो फ्रंट पे ना हो, वो बैक पे हो और बैक में भी वो अपनी सीट बेल्ट जो है वो प्रॉपर लगा ले, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो है वो बहुत छोटे होते हैं, तो इसको आप लोग फिर देख लीजिएगा। इसको पूरा रेयर फेसिंग कार सीट का होना चाहिए, फॉरवर्ड फेसिंग वगैरह, ये सारा जो है ये आप फिर देख ले। और इसका अगर प्रिंट निकाल सकते हैं अपने उस पर भी लगा लीजिए, आप अपने स्टेटस पे लगा ले। अगर आपका स्टेटस ज़्यादा लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे लगा ले, तो अच्छी बात यही है कि आप इसको देख के लोगों को भी अवेयर करें। ओके, ओके। बैठने का करेक्ट सिटिंग पोस्चर जो है वो आपका क्या होना चाहिए। जो करेक्ट पोस्चर है, जिस तरह हम ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे और वहाँ पे सही तरह गाड़ी जो है वो ड्राइव कर रहे थे, उसमें भी मसाइल आ रहे थे, तो इसी तरह यहाँ पे भी हमारे हैं कि एल्बोज, शोल्डर, रेस्ट, हिप, नीज, ये आपके इस एंगल के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। उसमें आपके फीट, उसमें आपके हेड, उसमें आईज, सीट लेंथ, ओके, ब्रेक रेस्ट और कीबोर्ड एंड माउसेस, ये सारे लैपटॉप, इसका पोस्चर और आपका पोस्चर और आपके हेड का कमर का, ये सारे किस तरह होने चाहिए। तो न्यूट्रल हेड पोजीशन होना चाहिए, टॉप अप मॉनिटर पे होना चाहिए, शोल्डर्स रिलैक्स्ड एंड बैक स्ट्रेट होने चाहिए, मॉनिटर अबाउट एंड आर्म्स लेंथ अवे होनी चाहिए, एल्बो डोल बॉडी एट 90 डिग्री तकरीबन इस तरह के होनी चाहिए, ठीक है। ये आप देख रहे हैं। तो एग्जैक्टली इस सिनेरियो के अंदर अगर आप होंगे, ये कुछ लोग जो है इन टांगों को, यानी ये जो होती है, इनको पीछे ले आते हैं। जब पीछे ले आएंगे तो ये मसल्स और ये मसल्स जो है आपके जी जनरेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, टांगों में दर्द होना शुरू हो जाएगा और कुछ अरसे बाद आपका जो पैटेला है या ये जो जॉइंट्स है ये खराब होना शुरू हो जाएंगे, इनके अंदर आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो आपका पोस्चर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, इसको पीछे नहीं जाना चाहिए और इसको आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये कमर आपकी आगे आ गई तो देन यहाँ पे आपको काफ़ी मसाइल जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम शिकार हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएंगी मैकेनिकल हैजर्ड्स arise from relative movements between parts of the human body and objects such as work equipment or work objects which lead to their contact. The result of this contact कैन बी एक्सीडेंट्स दैट लीड्स टू इंजरीज। जो मशीनों के साथ काम कर रहे होते हैं, बड़े मशीन है, छोटे मशीन है, मैकेनिकल इंजरीज उनको कहा जाता है। एंड हियर आर अगेन एक हमारे पास 2018 के ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स के एक वो है पूरा रिकॉर्ड है, जिसको आप देख सकते हो कि कौन कौन से मसाइल जो है वो हुए हैं। और इसमें ज़्यादातर जो मसाइल थे वो ओवरऑल मशीनरी की वजह से हुए थे, ठीक है। इसमें आप देख लें कि मैकेनिकल हैजर्ड कैन सब डिवाइडेड इनटू हैजर्ड ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड पार्ट्स मूविंग इन अ कंट्रोल्ड मैनर। एक मशीन है और उसका कोई प्रोटेक्टेड पार्ट जो है वो सही तरह
प्रोटेक्ट नहीं है और वो वो कंट्रोल्ड मीडियम में जो है वो नहीं चल रहा, तो hazard due to unprotected parts moving in a controlled manner, कि उसका unprotected part है और वो controlled manner के अंदर चल रहा है, तो उसकी unprotection की वजह से जो है वो क्या हो सकते हैं, hazard हो सकते हैं. Hazards due to part with dangerous surface such as corners, edges, tips, blades, surface with high surface roughness. ये आप लोग देख रहे होते हैं कि जितने मशीन होते हैं तो उनके एजेस है, कॉर्नर है, बड़े बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, जिस तरह भी है, लेकिन इनके ये जो सरफेस एरियाज है ये क्या होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, जिसकी वजह से इंजरीज हो सकते हैं. Hazards associated with the transport and use of mobile work equipments. Okay, hazards due to a part moving in an uncontrolled manner. अगर hazards है और वो uncontrolled manner के अंदर चल रहे हैं, एक कंट्रोल मैनर के अंदर चल रहे थे लेकिन एक अनकंट्रोल्ड मैनर के अंदर चल रहे हैं, तो ये और खतरनाक हो सकता है. रिस्क ऑफ फॉलिंग ड्यू टू स्लिपिंग, ट्रिपलिंग, ट्विस्टिंग एन एंकल एंड हैजर्ड ड्यू टू पर्सन फॉलिंग फ्रॉम हाइट onto a lower surface or an ऑब्जेक्ट. बड़ी ऊंची जगह से जो है अगर कोई चीज़ नीचे आ रही है तो ये मसाइल हो सकते हैं. मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन कौन से हो सकते हैं. क्रशिंग हो सकती है, ओके, शीयरिंग, कटिंग, शेयरिंग हो सकती है, ओके, कटिंग एंड सेवेरिंग जो है वो, एंटेलमेंट, आपका पूरा हाथ किसी ऐसे मशीन के अंदर चला गया जिसने आपको अंदर की तरफ ही लेके आ गए, ये हो सकती है. ट्रैपिंग हो सकती है, ओके, इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है. स्टैबलिंग एंड पंक्चर हो सकता है, ओके, सीधा का सीधा जो है वो आपको पूरा लेके आए. और इसके साथ फ्रैक्शन की वजह से भी हो सकता है. और फ्लूइड जो है वो पूरा का पूरा कोई कोई फ्लूइड है और आपके अंदर जो है वो फ्लूइड जाके इंजेक्ट हो गया, ओके. तो इस तरह के मसाइल हो सकते हैं. अब इसको ज़रा और डिटेल के साथ देखते हैं कि hazard due to unprotected parts moving in a controlled manner. इसमें आपका क्रशिंग, शेयरिंग, इम्पैक्ट, स्टेबलिंग और पंक्चर, कटिंग, ये इंटेंजलमेंट, ड्राइंग इन और ट्रैपिंग पॉइंट जो है वो ये आ सकते हैं. इसको ज़्यादातर आप इन पिक्चर से सही तरह देख लेंगे कि यहाँ पे ये जितने आ रहे हैं आपने इन मशीनों को या इनके इन पार्ट्स को कहीं ना कहीं जो है वो देखा होगा, ओके. फिर इसके साथ आप बी में देख लें, पार्ट्स विद डेंजरस सरफेसेस, जिसमें रफनेस आ सकती है, शार्प एजेस आ सकते हैं. ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ मोबाइल वर्क इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग इनटू और ओवर, bouncing, tipping over, crushing in connection with reversing, driving with restricted visibility on unpaved ground or with load that changes the center of gravity. ठीक है. Parts moving in an uncontrolled manner, okay. ये falling due to slipping, falling from height, okay. अगर आप कोई किसी ऊंची जगह जो है वो काम कर रहे हैं तो इनको ये मसाइल जो है वो आपके पास हो सकते हैं. अच्छा, वे मैकेनिकल हैजर्ड्स अकर, dangerous moving part in three basic area required safeguarding. The point of operation, that point where work such as cutting, shaping or boring is done on the material. इसको आपने कैसे ओवरकम करना है कि पहले पॉइंट ऑफ ऑपरेशन जो है उसको आपने देखना है. सेकंड क्या है कि पावर ट्रांसमिशन जो है आपने वो देखना है कि कंपोनेंट्स में जैसे फ्लाई व्हील्स है, बुली व्हील्स है, पुलीज है, बेल्ट्स है, कनेक्टिंग रोड्स है, कपलिंग्स है, कैम्प्स है, स्पेंडल्स है, चेन है, क्रैंक्स है या गेयर है. ऑल दीज कंपोनेंट्स ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम दैट ट्रांसमिट एनर्जी टू द पार्ट ऑफ द मशीनरी परफॉर्मिंग द वर्क. या अदर मूविंग पार्ट्स के अंदर जो है वो एक्सिलरी पार्ट्स हो गए, वो अगर है तो उनको आपने देखना है, प्रॉपर उनकी सेटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एडजस्टमेंट होनी चाहिए, वो कंट्रोल होने चाहिए, वो कवर होने चाहिए, उनका एक मशीन का दूसरी मशीन के साथ वो जो फासला है वो ठीक होना चाहिए. तो ये मसाइल जो है इनसे कुछ ना कुछ जो है वो हम अवॉइड कर सकते हैं. फिर इसके साथ मैंने यहाँ पे एक यूट्यूब का लिंक जो है वो यहाँ पे डाउनलोड किया था और मैं आप लोगों को इसको आप लोगों के OSH वाले ग्रुप में डाल देता हूं. तो इस वीडियो का आप लोग जो है वो देख लीजिएगा. ये एक जनरल वीडियो है, OSH वालों की तरफ से है और ये भी अच्छी वीडियो है. आप मैकेनिकल हैजर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं तो ये आप लोग इसके साथ और भी मज़ीद अच्छे तरीके से देख लें. ओके, कंट्रोल इसको कैसे करना है ये बता दिया कि या तो उस मशीन को ठीक कराया जाए या उसके एरिया को कराया जाए या उस एरिया को कराया जाए, उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी. नेक्स्ट में इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा बायोलॉजिकल हैजर्ड. ये खुद एक अलग हैजर्ड है और मोस्टली ये आप लोगों की
जितने हेल्थ केयर सिस्टम वाले लोग हैं उनके साथ काफ़ी अलाइन है। तो बायोलॉजिकल हैज़र्ड हो गए या मैकेनिकल हैज़र्ड हो गए या फिज़िकल हैज़र्ड हो गए, ये सब अगर आप इनको देखेंगे तो अपनी अपनी जगह पे ये हैज़र्ड ही है। इसमें आप किसी एक को नीचे और दूसरे को ऊपर नहीं कर सकते, ये हैज़र्ड है। और इस सर्टिफिकेट का मकसद ही यही है कि आपको इनको हैज़र्ड्स के बारे में बताया जाए और फिर आप उनको मिटिगेट कैसे करेंगे और क्या ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि जिसके तहत आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने आप से लेके एम्प्लॉइज तक जो है आप इनको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोग और इसका टास्क कंप्लीट करके आएंगे। और साथ में मैंने आपसे एक और जो नोटिफिकेशन होती है वो हम आपको बताते रहते हैं कि आपकी फ़ी सबमिशन जिनकी हुई है तो वो काइंडली अपनी जो पेड वॉचर है वो मुझे इनबॉक्स किया करें ताकि मैं आप लोगों का नाम जो है वो उससे फिर हटाता चला जाऊं। सही है। अच्छा, अब अटेंडेंस के लिए मुझे ज़रा बता दें कि कौन कौन जो है वो प्रेजेंट है OSH अटेंडेंस। जी अबीरा प्रेजेंट। प्रेजेंट। जी प्रेजेंट। जी अबीरा प्रेजेंट है, ठीक है। अबू हुरैरा प्रेजेंट था। एतजाज एब्सेंट है आज। बिलाल बहादुर प्रेजेंट सर। ठीक है, बिलाल बहादुर प्रेजेंट है या एतजाज प्रेजेंट है? प्रेजेंट सर। ओके प्रेजेंट है। हाफिज मोहम्मद तारिक रजा प्रेजेंट। यस इमरान सर अफजल प्रेजेंट। नहीं है, ओके नहीं है। खिज़र हयात प्रेजेंट सर। ठीक है, ये आया तो देख लिया था मैंने। ओके मोहम्मद हसन के मोहम्मद कासिम एब्सेंट। नामदार प्रेजेंट। नोमान वहीद अली प्रेजेंट। नहीं है और ये ठीक है। और एक बच्चे ने मुझे कहा था कि सर मुझे लीव लगा दे, तो उसको मैं लीव लगा लेता हूँ। चलो ठीक है, ओके हमारे पास ये स्टूडेंट जो है ये प्रेजेंट है। तो थैंक यू वेरी मच। और कुछ हो तो अभी आप बैठ के जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है उसको आपने पहले देखना है, और दूसरा आपने अपनी CV वो OSH के साथ जो है वो सेंड करनी है। और तीसरा, आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे अभी काम कर रहे हैं या कल जाएंगे, तो वहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से फिज़िकल और अर्गोनॉमिक्स या सिटिंग पोस्चर या इस तरह के कौन कौन से हैज़र्ड हो सकते हैं। और स्पेशल जो टास्क था वो अबू हुरैरा के लिए और नामदार के लिए कि वो उन स्ट्रेचिंग को अच्छी तरह वीडियो बना के जो है वो उन्होंने सेंड करनी है, जो जो स्ट्रेचिंग्स और ये एक्सरसाइज मैंने बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।